आज फिर एक कहानी निशा की जुबानी। मैं निशा, भीड़ से दूर सुकून के पलों में आपको ले जाकर इसी भीड़ के किसी किरदार से मिलवाती हूँ। आज की कहानी तेरे लिए। रिमझिम गिरती फुहारें अब थम गई थीं। बारिश के बाद का धुला धुला मौसम, दूर दूर तक देवदार के पेड़ों से ढके ऊंची ऊंची पहाड़, छन छन कर आती सूरज की रोशनी, मन को भिगोती सर्द ठंडी हवा, बेहद दिलकश नज़ारा। गाड़ी चलाता हुआ दुष्यंत धीमे धीमे गुनगुना रहा था। एक नज़र उसने बराबर की सीट पर बैठी रश्मि की ओर देखा, जो 5 साल की नन्ही अदिति को सीने से लिपटाए गर्दन एक ओर टिकाकर सो गई थी। बता रही थी रात भर सो नहीं पाई थी, कोई इमरजेंसी केस आ गया था। रश्मि, डॉक्टर रश्मि, SSR मेमोरियल हॉस्पिटल की डायरेक्टर। 3-4 और बड़े डॉक्टर्स भी उसी हॉस्पिटल में उनके साथ काम करते हैं। पति के बिना अकेले सब कुछ संभालना कितना मुश्किल है ना। ओह सॉरी, मुझे नींद आ गई थी। आप अकेले बोर हो रहे होंगे ना। गाड़ी के तेज हॉर्न की आवाज से रश्मि की आंख खुल गई थी। अरे नहीं नहीं, तुम सो जाओ आराम से, नींद पूरी हो जाएगी तो फ्रेश फील करोगी। उम्र मुझसे छोटी है और अब वो थोड़े आपस में खुल भी गए हैं, तो उसे समझाते हुए बोला, बहुत प्यारा मौसम है ना आज। खुली हवा ने जैसे दिमाग की नसें खोल दी हों। हंसते हुए बोली रश्मि। जी डॉक्टर साहिबा, आपको फुर्सत ही कहाँ मिलती है कुदरत के रंगीन नज़ारों को देखने की। दोनों धीरे से हंस दिए थे। हाँ ये तो है, वैसे आप भी तो बहुत बिजी रहते हैं। अंकल आंटी जिद ना करते तो शायद आप आज भी ना आते ना हम लोगों के साथ। रश्मि ने थोड़ा शिकायती लहजे में कहा तो मुस्कुरा दिया वो। दिल किया कि कह दे सबको लाने का प्लान तो मेरा ही है, लेकिन कुछ बोला नहीं। जगदीश जी और दुष्यंत से 3 साल पहले परिचय हुआ था रश्मि का। हॉस्पिटल के लिए ज़मीन खरीदने से लेकर बिल्डिंग बनवाने तक में दोनों भाइयों ने काफ़ी मदद की थी उसकी। जगदीश जी बिल्डर हैं और दुष्यंत आर्किटेक्ट। जगदीश जी की पत्नी श्वेता से भी अच्छी दोस्ती हो गई है उसकी। अब तो दोनों की बच्चियां भी एक ही स्कूल में पढ़ रही हैं, लेकिन कभी इस तरह अकेले में बात करने का कोई मौका नहीं मिला दुष्यंत और रश्मि को। तो आपका अगला प्रोजेक्ट शिमला में ही शुरू होने वाला है? रश्मि ने ही बात शुरू की। हाँ, एक होटल प्लान कर रहे हैं, देखिए क्या होता है। उसे रश्मि से बात करते हुए अच्छा लग रहा है। न जाने कब से कोशिश कर रहा है अपने दिल की बात कहने की, लेकिन हिम्मत ही नहीं होती, कहीं उसे गलत ना समझे। कैसे जाने क्या है रश्मि के दिल में, उसके मन की था जाने बिना तो कैसे कहे उससे अपने दिल की बात। तभी तो उसने पहले अपने भैया भाभी माँ पापा के सामने अपनी बात रखी कि मैं रश्मि को पसंद करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ उससे। लेकिन अभी तक रश्मि से कोई बात नहीं की है मैंने, ना ही उसके दिल की बात जानता हूँ। तो फिर शादी का फैसला कैसे ले सकते हो बेटा? रश्मि ने मना कर दिया तो? पापा ने संशय जाहिर करते हुए कहा था। तभी माँ बोल पड़ी, लेकिन तुम तो जानते हो ना बेटा उसके बारे में। क्या माँ? यही ना कि वो विधवा है, एक बच्ची की माँ है, तो इसमें उसका क्या कसूर? रिश्ते निभाने के लिए दिलों का मिलना, जिंदगी के प्रति इंसान का नजरिया मायने रखता है माँ। ये पहली बार है जब मुझे कोई अपने दिल के इतना करीब महसूस हो रहा है कि मैं उसे जीवन साथी बनाने के बारे में सोच रहा हूँ। ठीक है बेटा, ऐसे रश्मि हमें पसंद है। तभी श्वेता भाभी ने कहा, भैया आप बोलो तो मैं बात करके देखूं रश्मि से। कितनी देर में पहुंच जाएंगे हम? रश्मि की आवाज सुनकर जैसे चौंक गया।
क्या हुआ? चौंक क्यों गए? अरे नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ सोच रहा था। ड्राइविंग करते समय अपना ध्यान रखना चाहिए आपको, तभी मैंने कहा था ड्राइवर को साथ ले लेते हैं। रश्मि के दिल में भी हलचल सी है, कुछ कुछ महसूस करने लगी है वो उसके झुकाव को। अपने दिल को टटोल कर भी देखा उसने, तो पाया शायद सिद्धार्थ के बाद ये पहली बार है जब उसके दिल ने ना नहीं कहा। दिल के दरवाजे के उस पार खड़े दुष्यंत की बेचैनी को महसूस करने लगी है वो। लेकिन तभी रश्मि का मोबाइल बज उठा। हाँ पापा जी, हम लोग भी 1 घंटे में पहुंच ही जाएंगे, कहते हुए उसने दुष्यंत की ओर देखा, जो पीछे से आती भैया की कार को रिव्यू में देख रहा था। पापा और माँ बाबूजी होटल पहुंच गए हैं, खुश होते हुए बोली वो। थैंक्स अ लॉट दुष्यंत, आप लोगों की वजह से मैं पापा के साथ वक्त बिता पाऊंगी, माँ बाबूजी को भी अच्छा लगेगा। अब जल्दी ही उन लोगों को अपने साथ रहने के लिए भी मना लूंगी। हम सब बहुत अकेले पड़ गए हैं सिद्धार्थ के चले जाने से। पलकें भीग गई थी उसकी, उसके दर्द को समझ रहा है दुष्यंत। रश्मि प्लीज संभालो अपने आप को, सारे रिश्ते संभालते संभालते खुद को खोने लगी हो तुम। बुजुर्ग पापा, सास ससुर, नन्ही बच्ची, इन सब की हंसी तुमसे है, इन सब की हिम्मत तुमसे है, और मैं चाहता हूँ ये हंसी तुम्हारे होठों पर हर वक्त रहे। न जाने किस रौ में बहता कहता चला गया। सच भी है ना, दिल की बात तड़प कर ही जुबान तक आती है, किसी अपॉइंटमेंट का इंतजार नहीं कर सकती। नहीं, वो मेरे सास ससुर नहीं है, रश्मि जल्दी से बोली। हाँ मैं जानता हूँ, वो तुम्हारे माँ बाप से भी बढ़कर हैं। बचपन से माँ ने तुम्हारा ख्याल रखा है बेटी की तरह, श्वेता भाभी बताती रहती हैं सब। हंसने लगा वो। रश्मि कुछ कहने को हुई कि तभी अदिति जाग गई। गाड़ी होटल पहुंचकर रुकी तो रश्मि दौड़कर पापा के गले से लग गई। मासूम बच्ची सी लग रही है वो, और अदिति तो दादा दादी नाना जी सबको देखकर बहुत खुश। एक इंसान के चले जाने से अधूरा बिखरा परिवार। यूं मिल रहे थे एक दूसरे से कि श्वेता, दुष्यंत के मम्मी पापा सबकी आंखें गीली हो गईं। माँ तो रश्मि को गले लगाकर रोती दुलारती ढेरों आशीष दिए जा रही थी। चलो भाई, बच्चों को भूख लग रही है और मुझे भी। दुष्यंत के पापा ने माहौल को हल्का करने की कोशिश की। बच्चे लगे उछल कूद करने। वक्त की रफ्तार का भी ना अपना ही मिजाज होता है। दिल उदास हो, तन्हाई हो, तो एक एक लम्हा जैसे सदी की तरह बीतता है, और अपनों के साथ खुशी के पल जैसे पंख लगाकर उड़ते हैं। 2 दिन हो गए आए हुए, घूमते घामते सब अपने में मगन है। कभी कुफरी जाकू जी का मंदिर, तो कभी मॉल रोड। अतिथि को तो दादा दादी पल भर को अपने से अलग नहीं करना चाहते। श्वेता भी बच्चों के साथ अतिथि को लेकर ही घूमने निकलती है। रश्मि को लग रहा है जैसे एक लंबी रेस दौड़ने के बाद सुस्ताने बैठी है। बहुत तरोताजा और शांत महसूस कर रही है, जैसे सांसों के रास्ते दिल में उतरती इन ठंडी हवाओं ने उसके दिलो दिमाग में फैला बेतरतीब सारा सामान, सारे उसके अरमान सब करीने से सजा दी। बड़ा सुकून सा महसूस हो रहा है उसे। कहाँ कोई थी? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ओके, तो फिर चले? कहाँ? हैरत से पूछा रश्मि ने। यूं ही कहीं भी। तब तक श्वेता भी आ गई थी, और श्वेता, जगदीश, दुष्यंत, रश्मि सब घूमने के लिए निकल पड़े। उधर वरिष्ठ मंडली जैसे रश्मि के वहां से हटने का ही इंतजार कर रही थी। दुष्यंत की माँ ने जिक्र छेड़ा, बहन जी फिर क्या सोचा है आपने रश्मि के आगे की जिंदगी के बारे में?
हम तो समझा समझा कर थक गए हैं उसे, शादी कर ले, घर बस जाए उसका। लेकिन वो है कि आवाज भर्रा गई थी माँ जी की। बाबूजी भी आंखों में आंसू भर लाए, रोने गले से बोले, हम ये बोझ लेकर नहीं मरना चाहते। बच्ची ने अपनी उम्र निकाल दी हम सबको संभालने में, हमारे सिद्धार्थ की अमानत को संभालने में। हमें लगता है जैसे हम गुनहगार हैं उसके। अपने दोस्त से नजरें मिलाते हुए डरता हूँ, हालातों ने जैसे घर के चिराग से ही घर को आग लगा दी हो। दुष्यंत के पापा ने उनके कंधे पर हाथ रखकर तसल्ली देते हुए कहा, नियति का लिखा हमारे आपके वश में नहीं होता। लेकिन अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो हम रश्मि को अपने दुष्यंत के लिए मांगना चाहते हैं आपसे। आपकी बहू को हम अपनी बहू बनाना चाहते हैं। दुष्यंत के पापा ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा। खुशी से जैसे आंखें चमक उठी माँ बाबूजी की। हमें बहुत खुशी होगी बहन जी। वैसे वो हमारी बहू नहीं, बेटी है हमारी। उसे अपनी बहू बनाने का सपना तो हम पूरा ही नहीं कर पाए, लेकिन वो हमारा बेटा बनकर न जाने किस जन्म का कर्ज उतार रही है। रश्मि के पापा भी नजरें ऊपर उठाकर आकाश की ओर देखते हुए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, मन ही मन, मेरी बच्ची का दामन खुशियों से भर दो प्रभु। उधर स्कैंडल पॉइंट पर टहलते टहलते एक किनारे पत्थरों की टेक लगाकर बैठ गए दुष्यंत और रश्मि। जगह जगह युगल जोड़े, कॉलेज के लड़के लड़कियां सब अपनी खुशियां बांटते अपने प्यार के साथ। सर्द रूमानी हवा, दूर तक पहाड़ों पर जगमग करती रोशनी, जिससे तारों भरा आसमान जमीन पर उतर आया हो। रश्मि दूर नजरें गड़ाए इस खूबसूरती को निहारती, न जाने किन ख्यालों में घूमती, और दुष्यंत एक तक उसे निहार रहा था। आज साड़ी पहनी थी उसने, श्वेता ने जिद करके पहना दी। खुले बाल उसके चेहरे पर आकर जैसे बार बार उससे कह रहे हो, कहाँ खोई हो, देखो ना इधर कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। दुष्यंत ने शॉल आगे बढ़ाते हुए धीरे से कहा, पैरों पर डाल लो, सर्दी बढ़ने लगी है। रश्मि ने दुष्यंत के हाथों से शॉल लेकर अपने पैरों पर फैला ली और थोड़ी सी दुष्यंत की तरफ हुई। सिद्धार्थ के साथ पहले कभी आई हो यहाँ? धीरे से पूछा दुष्यंत ने। नहीं, कभी नहीं। हाँ, हम नैनीताल गए थे एक बार, जब मैं क्लास 11th में थी। हंसी आ गई उसे अपनी ही बात पर। वैसे इस जगह के बारे में बिल्कुल सच कहा था सिद्धार्थ ने। शादी के 5-6 महीने बाद आया था वो यहाँ, फोन किया था उसने मुझे। बहुत प्यारी जगह है ये, पत्थर दिल भी मोहब्बत करने लगते हैं यहाँ आकर। देख, अगले महीने तेरा बर्थडे है ना, हम दोनों की तरफ से तुझे गिफ्ट। अभी सारी बुकिंग करा के जाऊंगा। बस अब तू मेरे उस दुश्मन का नाम बता दे जिसके साथ आने वाली है। प्यार में पागल सिद्धार्थ बहुत खुश था। लेकिन फिर सिद्धार्थ आया किसके साथ था? असमंजस में पड़ गया था दुष्यंत। अपनी पत्नी सुदीप्ति के साथ। क्या? चौंक गया वो। पत्नी? तो क्या तुम सिद्धार्थ की पत्नी? नहीं, बात काटते हुए बोली वो। मैं और सिद्धार्थ बचपन से साथ खेले, बड़े हुए, 12वीं तक की पढ़ाई भी साथ में की। फिर मैं मेडिकल की पढ़ाई में व्यस्त हो गई और वो विदेश चला गया। हम सब खुश थे, आगे बढ़ रहे थे। दोस्ती तो हमारी थी, प्यार, शादी, ये सब जैसे हमारे सिलेबस में ही नहीं था। लेकिन एक दूसरे के अलावा हमारी दुनिया में कोई और भी नहीं था, कम से कम मेरे जहन में तो दूर दूर तक नहीं। हम दोनों ही अपने करियर बनाने में जी जान से जुटे थे। टाइम फिक्स करके रोज बातें करते लंबी लंबी। और दूसरी तरफ पापा, माँ, बाबूजी तैयारी में लगे थे। मेरा हॉस्पिटल, हम दोनों की शादी, उनके लंबे चौड़े प्रोग्राम। दुष्यंत हैरत से उसे देख रहा है और वो जैसे
आज अतीत के स्टोर रूम से अपनी ज़िंदगी की बेशकीमती दौलत से भरा मखमली ज्वेलरी बॉक्स खोलकर एक एक नगीना आहिस्ता से निकाल निकाल कर दिखा रही थी। और फिर मेरा MBBS पूरा हो गया, हॉस्टल से घर आई तो बाबूजी बोले, बस अब तुम दोनों का करियर सेट ही है, अगले हफ्ते सिद्धार्थ भी आ रहा है, भाई उसके आते ही चट मंगनी और पट शादी, और फिर रघुवंशी के घर की लक्ष्मी हमारी हो जाएगी। पापा और बाबूजी अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने को बेताब थे। माँ ने मुझे गोद में लिटाकर प्यार करते हुए कहा, सरप्राइज देने की बात कर रहा है पगला, हम तो पहले से सरप्राइज प्लान करके बैठे हैं उसके लिए। और हाँ, तूने बताया तो नहीं उसे? सब कुछ कितना अच्छा था। मेरे सपने पंख लगाकर उड़ान भरने लगे। अपना हॉस्पिटल, सिद्धार्थ जैसा जीवन साथी, पापा, माँ, बाबूजी, हम सब एक साथ रहेंगे। मैं खुशी से पागल हुई जा रही थी। सिद्धार्थ ने आते ही खुशी से झूमते हुए खुशखबरी दी, सरप्राइज, वो और सुदीप्ति शादी करना चाहते हैं। फिर दुष्यंत की बेचैनी बढ़ने लगी। फिर क्या, 2 महीने बाद दोनों की शादी हो गई। फीकी सी मुस्कान, आंखों में दर्द, कितनी अजीब है नई लड़की। लेकिन तुमने उससे कहा क्यों नहीं तुम उससे प्यार करती हो? माँ बाबूजी ने भी कुछ? कैसे कहती, क्या कहती? मुझे सिर्फ उसकी खुशियां चाहिए थी और वो बहुत खुश था सुदीप्ति के साथ। माँ बाबूजी को मैंने अपनी कसम दिलाकर मना लिया था कि आप कभी सिद्धार्थ के सामने इस बात का जिक्र नहीं करेंगे, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। और फिर मैंने पापा को मना लिया दूसरे शहर में जाकर रहने के लिए। चले, अदिति आ गई होगी, बहुत देर हो गई ना। अचानक से जैसे हड़बड़ाने लगी। रात गहराने लगी थी, बच्चे भी खाना खाकर सो गए, सभी लोग अपने कमरों में। सैलानियों की आवाजाही गेस्ट हाउस और उसके आसपास अभी भी है थोड़ी बहुत। जगदीश जी और दुष्यंत टेरेस पर लगे शेड में चेयर्स पर बैठे बातें कर रहे हैं, शायद अपने होटल के बारे में। श्वेता रश्मि के कमरे में ही आ गई। अरे, अदिति दादा दादी के पास सो रही है क्या? हाँ, माँ ने उसे वहीं सुला दिया है, अब लेने जाऊंगी तो सबकी नींद खराब होगी। चलो बाहर चलते हैं टेरेस पर। वो दोनों बाहर आ गए। बहुत अच्छा लग रहा है ना, ठंड से फुरफुरी सी हो आई उसे। क्या दुष्यंत भैया, कभी हम दोनों मियाँ बीवी को भी थोड़ा अकेला छोड़ दिया करो, थोड़ा हमें भी चांदनी रात में घूमने का मौका दो अकेले में, दिन में कर लेना अपना बिजनेस प्लान। और वो हंसते हुए जगदीश की बाह में बाहर डाले बाहर ओपन एरिया में घूमने लगे। रश्मि भी अपने कमरे में जाने लगी। रुको ना रश्मि, यहीं बैठते हैं थोड़ी देर। आज की रात जैसे दुष्यंत अपने जीवन की नाव को मझधार में नहीं छोड़ना चाहता था। होटल स्टाफ को 2 कप हॉट कॉफ़ी का ऑर्डर देकर वहीं शेड में लगे मैट्रेस पर बैठ गए दोनों। लाइट्स बहुत धीमी, हल्का संगीत, फायरप्लेस में जलती आग, और जिंदगी के सफ़र के 2 तन्हा राही यूं ही गुजरती रात के साथ अतीत की यादों को कुरेदने लगे। क्या हुआ था सिद्धार्थ को? बात वहीं से शुरू की उसने। सिद्धार्थ उस दिन सुदीप्ति, नन्ही से अदिति को लेकर पटना जा रहा था, सुदीप्ति की माँ के घर। कार ड्राइवर चला रहा था। ना जाने कैसे क्या हुआ कि दूसरी गाड़ी से एक्सीडेंट और 5 जिंदगियों को निकल गया ये हादसा। ड्राइवर और सुदीप्ति तो ऑन द स्पॉट ही, और 2 लोग दूसरी गाड़ी से भी। कहते कहते रो पड़ी रश्मि। सर कॉफ़ी
हाँ थैंक्स। दुष्यंत ने आगे बढ़कर रश्मि का हाथ दबा दिया आहिस्ता से। प्लीज, मैं समझ सकता हूँ, कॉफी लो। जाते जाते सिद्धार्थ अदिति को मेरी गोद में देकर बोला, ये मेरी जिंदगी है, इसे तू संभाल लेगी ना प्लीज, मेरे लिए। अब उसकी अमानत को संभालना संवारना, पापा माँ बाबूजी, बस यही मेरी जिंदगी का मकसद है। मैं अदिति को अपने से अलग नहीं कर सकती दुष्यंत। मैंने जब से होश संभाला है सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ को जाना है। मेरी हर सांस जैसे बस उसके लिए थी, हर कदम उसकी ओर जाती राहों पर। उसके सिवा और किसी के बारे में कभी सोचने की फुर्सत ही नहीं मिली। वो मेरा सिर्फ प्यार नहीं था, मेरा सबसे प्यारा दोस्त, जो कब मेरे वजूद पर, मेरी जिंदगानी पर काबिज हो गया, पता ही नहीं चला। मैंने वादा किया है अपने आप से, मेरी सारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए सिद्धार्थ। उसका प्यार तो ना पा सकी, लेकिन दोस्ती का विश्वास नहीं तोड़ सकती। अदिति को मुझे सौंपकर जैसे ईश्वर ने भी एक अनाम रिश्ते से बांध दिया है उसके साथ। कुछ ऐसी नजरों से देखा रश्मि ने, जिससे दो राह पर खड़ा राही एकाएक एक राह पर जाना तय करके अपने कदम बढ़ा देता है। लेकिन अपने इस मकसद को पूरा करने में मुझे अपना हमसफर बना लो रश्मि। मैं वादा करता हूँ, मैं जानती हूँ, मैं तुम्हारी भावनाओं की कदर करती हूँ दुष्यंत। उसकी बात काटते हुए बोली, मुझे पता है तुम हमेशा मेरा साथ दोगे। तुम्हारे साथ होती हूँ तो जिंदगी की राहें आसान लगने लगती हैं, लेकिन डरती हूँ अपने आप से। आवाज़ कांपने लगी थी उसकी। कहीं तुम्हारे और अदिति के साथ में न्याय नहीं कर पाई तो? रश्मि, प्यार केवल पाने का नाम नहीं है। प्यार के नाम अपनी ज़िंदगी कर देना, उसके साथ उसकी खुशी के लिए जीना ही ज़िंदगी का सही अर्थ है। मैं तुम्हारी तपस्या की राह में रोड़ा नहीं, हमराही बनना चाहता हूँ। बस इसके आगे कुछ ना बोल सका दुष्यंत। देर तक यूं ही बैठे रहे दोनों। बरसों से जमा दर्द लावा की तरह बह निकला, दुष्यंत के कंधे को भिगोता। दूर सूरज ने आसमान में सिंदूरी रंग भरने शुरू कर दिए थे। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। अपना ख्याल रखना।